नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई में आपका स्वागत है। मैं संदीप कुमार जहांगीर। आज अपन रसायन विज्ञान का एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो बेसिकली कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन मैंने खुद से डिजाइन किया है, H2O। अपन पूरी जानकारी लेंगे कि वाटर क्या होता है, जल क्या होता है। तो मैं आपको धीरे धीरे एक एक करके पॉइंट बताऊंगा और एक एक करके पॉइंट अपन को बनाने हैं। तो मैं एकदम से जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ वाटर के बारे में। तो अपन को यहाँ से गौर करके देखना है दोस्तों, H2O। सबसे पहले बात ये आती है कि जल का फॉर्मूला क्या होता है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है। जबकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको H2 का फॉर्मूला पता नहीं होता है। तो यहाँ H2 का फॉर्मूला ये है अपने पास, लेकिन एक चीज देखना, गौर करना, ये H प्लस O, ये हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिलकर के किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। ये अपने पास हो गया, इसका सामान्य सूत्र हो गया। अगर मैं बात करूं जल की, तो सबसे पहले बात ये होती है कि अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, अपने पास रंगहीन होता है। रंगहीन का मतलब क्या होता है, ये कलरलेस होता है। अपने पास अगर मैं बात करूं जल की, तो जल क्या होता है, रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। अगर मैं अगली प्रॉपर्टी की बात करूं तो ये अपने पास क्या होता है, गंध विहीन होता है, अर्थात इसमें कोई भी टेस्ट नहीं आता है, या फिर टेस्टलेस होता है, ये स्वादहीन। या तो ये रंगहीन होता है, गंध विहीन होता है, और क्या होता है, स्वाद विहीन होता है। ये अपने पास 3 नंबर का पॉइंट था। अगर मैं आगे बात करूं, एक चीज देखना, मैंने यहां बता तो दिया कि जल क्या होता है, रंगहीन होता है या फिर रंग विहीन होता है। लेकिन आपने ये भी पढ़ा होगा कि पृथ्वी का जो ग्रह है उसको अपन कौन सा ग्रह बोलते हैं, नीले ग्रह के रूप में जानते हैं अपन। पृथ्वी जो ग्रह है उसको अपन नीले ग्रह के रूप में जानते हैं। उसका कारण क्या है कि पृथ्वी ग्रह पर पानी की उपस्थिति के कारण, पृथ्वी ग्रह पर पानी की उपस्थिति के कारण इसको अपन क्या बोलते हैं, नीला ग्रह बोलते हैं। तो कई बार अगर अपने पास ये आ जाए कि जल का कलर कैसा होता है, तो वो कई बार हल्का नीला भी हो सकता है। लेकिन बेसिकली अगर अपन देखें तो पानी क्या होता है, रंग विहीन होता है। ये अपने पास पॉइंट हो गया। अगर मैं आगे अगर पॉइंट की बात करूं, छोटे छोटे पॉइंट की, तो सबसे पहले देखना, मेरे पास यहाँ जल लिखा हुआ है। जल में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 1 परमाणु है। तो यहाँ गौर करना, एक बार मैं कुछ ये पॉइंट मिटा रहा हूं एक बार। अब यहाँ हाइड्रोजन की बात करूं, यहाँ इस हाइड्रोजन की बात करूं और यहाँ इस ऑक्सीजन की बात करूं, तो यहाँ हाइड्रोजन आवर्त सारणी में 1 नंबर पे आता है और यहाँ ये भी 1 नंबर पे आता है, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है। दोस्तों ये चीजें आपको याद ही करनी पड़ेगी, यहाँ कोई भी समझाने का तरीका नहीं है अपने पास, क्योंकि आपको पता होगा अपन को अगर टेबल याद करनी है, अपन को गिनती याद करनी है, तो कोई तरीका नहीं होता है, वो अपन को रटना ही पड़ता है। वैसे ही अगर आपको आवर्त सारणी के कुछ एलिमेंट्स के परमाणु संख्या अगर याद करनी तो रटनी ही पड़ेगी। तो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, हाइड्रोजन 1 नंबर पे, हाइड्रोजन 1 नंबर पे और ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, परमाणु संख्या तो ये हो गई। द्रव्यमान संख्या हाइड्रोजन की कितनी होती है, 1 ही होती है, और इसकी भी कितनी होती है, 1 ही होती है। लेकिन ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 16 होती है। ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 16 होती है। अब एक बार सबको मैं जोड़ देता हूं, सबको जोड़ूंगा तो ये मेरे पास कितना आएगा, 18 आ रहा है। तो मुझे ये पता चला कि जो जल का परमाणु भार होता है, जल का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 18 होता है। जो निकला कैसे अपने पास, 1 + 1 + 16 बराबर क्या हो जाएगा, मेरे पास 18 हो जाएगा। कई बार ये प्रश्न आ जाता है एग्जाम के अंदर कि जल के अंदर या फिर जल के एक अणु में हाइड्रोजन कितना परसेंट है। तो यहाँ गौर करना आप, यहाँ हाइड्रोजन 1 और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 1 और 1 2। तो हाइड्रोजन मेरे पास हो गए 2, टोटल कितने हो गए, 18 × 100। अगर मुझे ये पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है, तो हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना आ जाएगा, 1/9 × 100 आएगा, जो कि हो जाएगा 11/11%। 11 सही 1/9% हो जाएगा हाइड्रोजन का परसेंटेज। अगर मुझे किसका पूछ ले, अगर ऑक्सीजन का परसेंटेज पूछ ले, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या हो जाएगा, 16/18 × 100 बराबर ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 8/9
ये हो जाएगा मेरे पास 8/9 इंटू 100। तो ये सबसे पहले चीज देखना, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 8 से, तो 11 8 88, तो ये हो जाएगा 88 से 8/9%। ये मेरे पास कुछ डाटा निकल करके आया है, और ये मैंने आपको बता दिया कि हाइड्रोजन कितना परसेंट होता है जल में और ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है। बिल्कुल भी रटना नहीं आपको, 11 से 8/9% कैसे आया मैंने निकाल करके बताया आपको। आया कैसे, एक और एक हाइड्रोजन दो होते हैं, तो दो हाइड्रोजन 2/18 इंटू 100 कर दिया, तो ये हो जाएगा 11/1/9 हो जाएगा, और यहाँ 88 से 8/9% हो जाएगा। ये मेरे पास डाटा है। तो अपने पास ये समझ में आ गया कि जल का परमाणु भार कितना होता है, 18 होता है। अब अपन को ये देखना है, सबसे पहले ये देखना, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन है, टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ 2 है, और ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 1 है। तो मुझे ये पता चला कि यहाँ जल के एक अणु में परमाणु का अनुपात कितना है, मेरे पास 2:1। कहने का मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो कितना है जल के अंदर, 2:1 हो जाएगा। ये तो परमाणु के आधार पर। अगर मैं बात करूं परमाणु भार के आधार पर, अगर मैं बात करूं परमाणु भार के आधार पर इसका अनुपात क्या होगा, तो दोस्तों आपको पता होगा, मैंने आपको अभी अभी बताया है कि यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास, 2 हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 2 ही होता है, अनुपात। ठीक है। अगर मैंने अभी अभी आपको बताया ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 16। अगर मैं इसको काटूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1:8 आ जाएगा। अब एक चीज देखना, एग्जाम में बहुत बार प्रश्न आता है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के परमाणु भार का अनुपात कितना होता है, वो होता है 1:8, जबकि परमाणु के अनुसार ये अनुपात कितना आता है, 2:1 आता है। ये दोनों के दोनों डाटा आपको अपनी मेमोरी में सेव करने हैं, जबकि रटना नहीं बिल्कुल भी, मैंने आपको बताया कैसे निकलता है ये। अगर मैं आगे बात करूं पॉइंट की, तो अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब एक चीज देखना, आप मैंने इतने पॉइंट बताए हैं आपको, अब अगला पॉइंट सुनना आप। सबसे पहले मैं बात करूं घनत्व की, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेंसिटी। मैं बात कर रहा हूं जल के घनत्व की बात कर रहा हूं। तो जल के घनत्व की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले अपन को पता ये होना चाहिए कि घनत्व होता क्या है एग्जैक्टली। तो ये जो टर्म है ये भौतिक विज्ञान से आई है, लेकिन मैं आपको एक बार यहाँ थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे देता हूँ घनत्व होता क्या है। तो घनत्व का फॉर्मूला डेंसिटी का, तो ये होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। ये मेरे पास होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन होता है। अब एक चीज देखना यहाँ, अगर जितना ज्यादा आयतन होगा घनत्व उतना ही कम होगा, लेकिन ये चीजें काम नहीं कर पाएगी। यहाँ हर चीज का अलग अलग घनत्व होता है और वो फिक्स होता है। जैसे मान लेता हूँ, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकल करके आता है यहाँ से। जैसे मान लो कि मेरे पास 1 किलो पानी है, मेरे पास क्या है 1 किलो पानी है, वो उसका 1 लीटर बोल दो भले, सॉरी 1 लीटर मेरे पास क्या है पानी है। तो लीटर यहाँ किसको डिनोट करेगा, वॉल्यूम को डिनोट करेगा। अब अगर अपन को पूछ ले कि इस 1 लीटर पानी का घनत्व कितना होता है, तो वो घनत्व हमेशा फिक्स रहता है, घनत्व कभी बदलता नहीं है। तो वो होता है 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब। अब एक चीज देखना, मैंने यहाँ मात्र लिखा केजी बट्टा मीटर क्यूब, ये आया कहां से। तो आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी होनी चाहिए भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर की यूनिट्स एंड मेजरमेंट की। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है केजी, और आयतन का क्या होता है मीटर क्यूब। तो अपन को सीधा सिंपल याद रखना है घनत्व का, सॉरी जल का घनत्व कितना होता है 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब। अब कई बार पेपर में ये आ जाता है 1, वो 1 लिखा हुआ किसमें रहता है, वो लिखा हुआ रहता है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में लिखा रहता है। तो आपको ये डाटा भी याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। तो मुझे पता चला कि जल का घनत्व कितना होता है 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब या फिर 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगर मैं यही बात करूं, अगर मैं बात करूं एट 0 डिग्री सेल्सियस, मैं 0 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व की बात करूं, तो 0 डिग्री के ऊपर आपको भी पता होगा जल बर्फ में बदल जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल किस में बदल जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा। और इसका घनत्व कितना आएगा 917 केजी प्रति मीटर क्यूब। ये डाटा आपको देखो अपनी मेमोरी में सेट करना पड़ेगा, आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। ये कहीं ना कहीं से एक्सपेरिमेंट होकर के अपने सामने आए हैं और ये अपने को ये वैल्यू अपनी मेमोरी में सेट करनी पड़ेगी।
917 केजी प्रति मीटर क्यूब। अब एक इंटरेस्टिंग बात देखना यहाँ, मैंने अभी अभी आपको ये बताया है कि जल का जो घनत्व होता है, जल का जो घनत्व होता है वो कितना होता है, 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं बर्फ की, बर्फ का घनत्व कितना होता है, 917 केजी प्रति मीटर क्यूब। अब इन दोनों में एक रिलेशन देखना, क्या लिखा हुआ है, 1000 और 917 लिखा हुआ है। तो बर्फ का घनत्व क्या होता है, कम होता है। तो आपने एक प्रश्न पढ़ रखा होगा कि बर्फ सदैव पानी पर तैरती है, उसका कारण क्या है, उसका कारण यही है बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से क्या होता है, कम होता है, इसी कारण क्या होती है, वो तैरती है। ये पॉइंट मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आगे चलता हूं चीज। अब अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट ही नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहां से मिलेगा और ये पेपर में 100/100% आकर ही रहेगा। क्योंकि पिछले साल जितने भी पेपर लगे हैं, भले रेलवे के देख लो, किसी और एग्जाम के देख लो, ये प्रश्न आपको हर तीसरे या चौथे सेट में मिल ही जाएगा आराम से। अब एक चीज देखना, मैं आपको बता रहा हूं यहां से, अब जो चीजें बता रहा हूं ये गौर करनी है कि जल का घनत्व, जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है और किस तापमान पर न्यूनतम होता है। ये अपन को दो डाटा याद रखने हैं, जल का घनत्व अधिकतम कब होता है और न्यूनतम कब होता है। अब अपन को यहां देखना है जल का घनत्व न्यूनतम और अधिकतम। सबसे पहले मैं यहां घनत्व का फॉर्मूला लिख रहा हूं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन। अब मैंने द्रव्यमान बट्टा आयतन यहां लिखा है। एक चीज देखना, मैं यहां ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, यहां ग्राफ बना रहा हूं कुछ, ये मैंने यहां ग्राफ बनाया है। एक चीज देखना, ये ग्राफ किस किस के बीच में मैं बनाऊंगा वो एक बार गौर करना। देखो कुछ लोग यहां से वैल्यू क्या करते हैं, रट लेते हैं, और वो वैल्यू कितनी रटते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस रख लेते हैं। उनको पता नहीं होता कि ये आया कहां से है, कैसे है, कुछ नहीं पता, लोग रट लेते हैं। लेकिन अपन को 1% भी रटना नहीं है, यहाँ पे अपन को चीजें समझनी है। अब मैं आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दूंगा यहाँ से। अगर मैं बात करूं, एक चीज देखना, सबसे पहले मैं आपको एकदम नॉर्मल बता रहा हूँ, अभी अपन को ये नहीं पता कि घनत्व का है कि आयतन का है, मैं आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूं, वो एक बार गौर करना। ये मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में यहां तक पानी भरा हुआ है। इसको कंटेनर मत मानो आप, इसको एक बार मानो आप प्लास्टिक की बोतल मान लो आप, जो अपन फ्रिज में रखते हैं, उस बोतल को अपन को मानना है, ठीक है। और ये ऊपर से यहां तक पूरी की पूरी क्या है, पैक है, बंद है और पानी यहां तक भरा हुआ है। सबसे पहली बात गौर करना, जब अपन इसको फ्रिज में रख देते हैं तो इसका टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। आपको पता होगा फ्रिज के अंदर रखी बोतलें एकदम पानी से पूरी भरी हुई रहेगी तो वो अचानक क्या हो जाती है, फट जाती है। तो अपन को ये पता चलता है कि जब अपन ने बोतल के अंदर पानी रखा था, वो पानी किसमें बदल गया बताओ, बर्फ के अंदर बदला कि नहीं बदला, वो जल किसमें बदल गया, बर्फ में बदल गया। इसका मतलब यहाँ टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस। मान लेता हूं कि जब मैंने रखा था वो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखा था और अब कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो मुझे ये पता चला कि जल से जब बर्फ बनता है तो उसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। बोतल फटती है कि नहीं फटती है, बोतल फटती है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका आयतन बढ़ गया, उसका आयतन बढ़ा है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर आयतन बढ़ जाएगा। अब एक चीज ये बात गौर करना, अब यहां से मैंने यहां से स्टार्ट करूंगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस है और यहां पे मान लेता हूं मैं 20 डिग्री सेल्सियस है। इस डायग्राम में ये 0 डिग्री सेल्सियस है और यहां मेरे पास कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है। अब एक बार गौर करना दोस्तों, आप इसके अंदर क्या है, मैंने आपको ये बताया कि जब जल से बर्फ का निर्माण होता है अपने पास, तो आपको पता होगा ऑब्वियसली आयतन बढ़ जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे बढ़ा हुआ तो मुझे यहां लग रहा है, यहां तो जबकि क्या बताओ 0 है कि नहीं है, यहां अधिकतम है। तो मुझे पता चला कि जो डायग्राम बनाया हुआ है
वो किसका बनाया हुआ है, आयतन के लिए बनाया हुआ है। तो मुझे पता चला कि ये किसका हो जाएगा, बाद में घनत्व का होगा कि नहीं होगा। मैं एक कंसेप्ट यहां से भी निकाल करके बताऊंगा आपको, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब यहां देखना 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो बर्फ का या फिर जल का जो आयतन होता है वो क्या होता है, अधिकतम होता है। जल का आयतन 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, अधिकतम होता है। अब देखो जैसे जैसे आयतन आएगा, और इसमें ये जो पॉइंट है मैं इसको मान लेता हूं 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड और 20 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं जैसे जैसे ग्राफ नीचे आएगा और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसका आयतन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका आयतन यहां देखना, ये ग्राफ नीचे आया कि नहीं आया, यहां देखो इसके बराबर हो गया। इसका मतलब 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जल का जो आयतन है वो क्या होता है, न्यूनतम होता है। उसके बाद फिर वापस क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है। उसके बाद में वापस क्या होता है, बढ़ने लगता है। यहाँ एक कॉन्सेप्ट दोबारा मैं दूंगा आपको, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद में क्या होता है, वापस बढ़ता है। अब कुछ लोगों को ये चीजें समझ नहीं आएगी कि सर 0 डिग्री सेल्सियस पर भी बढ़ता है और 4 के बाद में भी बढ़ता है। मैं आपको एक यहाँ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसको एग्जैक्ट तो मत मानना आप, लेकिन ये चीज आपके काम कर जाएगी। यहाँ देखना मेरे पास एक कंटेनर है, मेरे पास क्या यहाँ कंटेनर है, और इस कंटेनर में यहाँ तक बर्फ रखी हुई थी। आपको भी पता है बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर होती है। मैंने नीचे एक बर्नर लगा दिया, बर्नर का मतलब यह है कि मैंने नीचे से आग लगाई इस कंटेनर के, और ये कंटेनर किसी पत्थर का बना हुआ प्लास्टिक का नहीं है। तो आपको पता होगा कि ये सबसे पहले धीरे धीरे 4 डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब इसका आयतन धीरे धीरे क्या होगा, एक बार कम होगा। आपको ये चीजें जस्ट सपोज करनी है, इसको एग्जैक्ट मानना नहीं है। ये एक लॉजिक निकाला हुआ है एक प्रकार से। 4 डिग्री सेल्सियस इसका आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर अपन पानी को उबालेंगे, जैसे ही पानी को उबालेंगे आपको भी पता है कि जब अपन 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएंगे तो इसकी वाष्प बनना स्टार्ट हो जाती है। इसकी क्या स्टार्ट हो जाती है, वाष्प बनना स्टार्ट होती है। जब वाष्प बनना स्टार्ट होगी तो आपको पता होगा यहाँ कुछ भाप बनेगी, और वो भाप वापस इसी के अंदर गिर जाएगी। देखो इसको आपको एग्जैक्ट मानना नहीं है, आपका कुछ यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसलिए मामला सेट किया हुआ है। कहने का मतलब ये जो भाप बनी है ये एक्स्ट्रा इसके अंदर आके आ गई। इसका मतलब इसका आयतन क्या हो गया, पहले कुछ इतना था आयतन, ठीक है, इतना था, भाप बनी, वो भाप वापस इसी के अंदर गिर जाएगी, क्योंकि ये पात्र ऊपर से ढका हुआ है, तो वापस इसका आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एक चीज मुझे पता चलती है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस की तरफ जाऊंगा मैं, तो पहले तो आयतन क्या होता है, घटता है। पहले तो आयतन क्या होता है, घटता है, और 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है, और उसके बाद वापस क्या होता है, बढ़ना स्टार्ट होता है। ये कॉन्सेप्ट था मेरे पास यहाँ, ठीक है। अब एक बार देखना घनत्व का, मैंने यहाँ एक बार देखना इसका विपरीत है ये। अगर आयतन जहां बढ़ता है तो वहां घनत्व क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ ग्राफ देखना, यहाँ आयतन 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, अधिकतम होता है, लेकिन यहाँ घनत्व देखना 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर घनत्व हमेशा क्या होता है, न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है। जबकि 20 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले की बात करूं 4 डिग्री सेल्सियस पे, ये वाला मेरे पास जो ग्राफ है वो मेरे पास है 4 डिग्री सेल्सियस का। 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर मैं बात करूं तो ये कितना होता है, अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, अधिकतम होता है। अब यहाँ देखना आप दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ज्यादा बार एग्जाम में आता है। अगर आप 2018 के लोको पायलट का पेपर उठा करके देख लोगे आप, तो हर तीसरे या चौथे सेट के अंदर आपको ये प्रश्न लैंग्वेज बदल बदल करके मिल जाएगा। एक चीज देखना, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस पे न्यूनतम होता है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पे आयतन क्या होता है, अधिकतम। यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस पे घनत्व अधिकतम, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पे आयतन क्या होता है, न्यूनतम होता है। अब कुछ लोग ये डाटा रट लेते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको डाटा रटना नहीं है 1% भी, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो समझदार होता है, वो डाटा को कुछ इस प्रकार से डिजाइन कर देगा आपके सामने। 4 केल्विन, 4 डिग्री सेल्सियस, 4 फ़ारेनहाइट और 4 र्यूमर, सारे के सारे डाटा मुझे क्या दे दिए, 4 दे दिए। लोग संख्या रटते हैं, फिर जैसे ही सारी वैल्यू 4 मिलती है उनका जो रटा हुआ है वो बराबर हो जाता है।
यहाँ तो आप टिक कर पाओगे अगर आपका एग्जैक्ट रटा हुआ है, लेकिन अगर आप 4 ही रटोगे तो आपको समझ नहीं आएगा करना क्या है। तो एक चीज देखना, जब अपन डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा अपन 273 उसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 अपन क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये ऐड क्यों किया, अपन टेम्परेचर वाला चैप्टर पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान में, थर्मोडायनेमिक्स वाला, उसमें मैं आपको बहुत अच्छे लेवल से बताऊंगा। एक बार अपनी मेमोरी में आपको ऐसे ही सेट करना है। 0 डिग्री सेल्सियस भी इसको मैं लिख सकता हूं और इसको मैं 273 केल्विन भी लिख सकता हूँ। 4 डिग्री सेंटीग्रेड को मैं क्या लिख सकता हूँ, 277 केल्विन भी लिख सकता हूँ। ये डाटा अपन को याद रखना है दोस्तों। आगे देखना दोस्तों, मुझे पता है कि जो जल की पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 7 होती है। जल की पीएच वैल्यू मेरे पास कितनी होती है, 7 होती है। एक चीज देखना, ये जो डाटा लिखा हुआ है मुझे पता है करीब करीब लोगों को ये डाटा याद रहता है। जल की पीएच कितनी होती है, 7 होती है। लेकिन वो कौन से जल की पीएच होती है, शुद्ध जल की पीएच होती है। वो कौन से जल की होती है, शुद्ध जल की पीएच कितनी होती है, 7 होती है। एग्जाम में अगर पर्सन आ जाए शुद्ध जल की पीएच कितनी होती है, 7 होती है। अगर ऐसे पर्सन आ जाए अशुद्ध जल की पीएच कितनी होती है, तो वो कोई फिक्स नहीं होती है, वो 7 से क्या होती है, कम होती है। अशुद्ध जल की पीएच की अगर मैं बात करूं तो वो 7 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अपन कह नहीं सकते कि 6.9 होगी, अपन कह नहीं सकते कि 6.4 होगी, लेकिन वो हमेशा कितनी होगी, 7 से कम होगी। अब ये चीजें पता कैसे चली अपन को कम हुई कि नहीं हुई। अब एक बार गौर करना, बहुत अच्छा यहाँ से डाटा निकल करके आएगा कि शुद्ध जल की पीएच कितनी होती है, 7। ये तो आप अपनी मेमोरी में सेट करो। इसी शुद्ध जल को अपन क्या बोलते हैं, उदासीन जल भी बोलते हैं। इसी जल को अपन क्या बोलते हैं, उदासीन जल भी बोलते हैं। उदासीन जल बोल दो चाहे शुद्ध जल बोल दो, एक ही बात है अपने पास। अब यहाँ देखना, मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसकी पीएच 7 से कम कैसे हो गई। अपन जो नॉर्मल जो पानी पीते हैं घरों के अंदर, आपको पता होगा जिस भी पात्र में अगर वो रखा हुआ है, आपको पता होगा वो पात्र ऊपर से क्या होता है, अगर खुला हुआ है, अगर ऊपर से खुला हुआ है तो वो जल अब शुद्ध नहीं रहा, वो जल अब शुद्ध नहीं रहा। उसका कारण क्या है, वो कारण आप समझना। यहाँ से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकल करके आता है, लोग रटने पर विश्वास करते हैं, समझने की कोशिश ही नहीं करते। यहाँ देखना, किसी पात्र में पानी भरा हुआ है, मैं मान तो सकता हूँ ये पानी शुद्ध है, पीने में मुझे अच्छा लगता है, कोई टेस्ट का पता भी नहीं चलता। और अभी अभी मैंने बताया है कि जो पानी होता है वो क्या होता है, टेस्टलेस होता है, स्वाद विहीन होता है, आपको कुछ पता नहीं चलता स्वाद का। अब आगे देखना, ये पात्र ऊपर से क्या है बताओ, खुला हुआ है और पूरा का पूरा ये पात्र पानी से भरा हुआ है। आपको पता होगा एटमॉस्फेयर के अंदर वायुमंडल में बहुत सारी गैसें होती है, वायुमंडल में बहुत सारी गैसें होती है, उसमें एक नाम नाइट्रोजन का है, एक नाम O2 का है, एक नाम CO2 का है, एक नाम N2 का है, एक नाम N2 O2 और अपने पास क्या है, CO2 है। अब मुझे यह भी पता है कि CO2 वायुमंडल में कितना परसेंट होती है, 0.03% होती है। अब यहाँ देखना आप डाटा क्या निकल के भी आता है, मैं इन दोनों गैसों को मिटा रहा हूँ। जैसे ये पानी खुला रहेगा, ये जो CO2 गैस है वो CO2 गैस क्या हो जाएगी, पानी में डिजॉल्व हो जाएगी। मुझे ये भी पता है कि CO2 गैस पानी में क्या होती है, घुलनशील होती है, तो ये क्या हो जाएगी, पानी में आराम से घुल जाएगी। और मुझे ये भी पता चला कि जितने भी अधात्विक ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, वो किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अगर दोस्तों आपको ये पॉइंट अगर नहीं पता है कि ये नॉन मेटालिक ये अम्लीय कैसे हुआ, तो अपन जब चैप्टर पढ़ेंगे अम्ल और क्षार वाला, मैं वहां बहुत अच्छे लेवल से बहुत गहराई में जाके आपको बताऊंगा। एक बार अपने मेमोरी में आप इतना सेव कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता चला कि कार्बन क्या होता है, एक प्रकार का अधातु होता है। कार्बन क्या होता है, अधातु होता है। और अधातु के साथ क्या जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन जुड़ी हुई है कि नहीं जुड़ी हुई है। जिस भी अधातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है उसको अपन अधातु ऑक्साइड बोलते हैं। और ऐसे अपन को क्या रिलेट करना है, रिलेट करना है। अभी आपको जस्ट रटवा रहा हूं मैं, ये रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको नौबत भी नहीं आएगी रटने की। मैं आपको अम्ल क्षार वाले चैप्टर में समझाऊंगा अच्छे लेवल से। तो मुझे ये पता चला कि अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो ये CO2 की जब इसके अंदर डिजॉल्व हो जाएगी, जब इसके अंदर डिजॉल्व हो जाएगी तो इसकी प्रकृति को ये क्या करेगी,
पानी के प्रकृति को चेंज कर देगी और इस पानी को कैसा बना देगी, अम्लीय बना देगी। और ये अम्लीय कैसा होता है, हल्का अम्लीय होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि नींबू टाइप का हो जाएगा, ये अपन को पीने में नींबू जैसा स्वाद देगा, नहीं, अपन को महसूस भी नहीं होगा, लेकिन ये प्रकृति कैसी रहेगी, अम्लीय रहेगी। क्योंकि एग्जाम के अंदर ग्रुप डी के अंदर एनटीपीसी में एक प्रश्न आया हुआ है कि अशुद्ध जल की पीएच कितनी होती है। वहां एग्जैक्ट 7 भी लिखा हुआ था, वहां 7 से कम भी लिखा हुआ था, 7 से ज्यादा भी लिखा हुआ था, एक ऑप्शन था नन ऑफ दीज। तो वहां अपने पास क्या हो जाएगा, 7 से कम वाला। और मैंने आपको रटवाया नहीं, कैसे हुआ है वो सारी की सारी प्रोसेस मैंने आपको बता दी। अब अपन एक स्टेप आगे चलते हैं। अब एक स्टेप आगे अपने पास क्या है, वो गौर करना है। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट निकल करके आएंगे, आप सोच भी नहीं सकते कि पानी के बारे में इतनी जानकारी आ कहां से गई। और ये सारे के सारे पर्सन एग्जाम में आए हुए हैं, कोई टॉपिक का हिस्सा नहीं है, मैंने खुद से इसको डिजाइन किया है। अब आपने ये सुन रखा होगा कि पानी क्या होता है, उदासीन होता है। मेरे हिसाब से सब लोगों ने ये पॉइंट सुन रखा होगा कि पानी क्या होता है, न्यूट्रल। मतलब जल क्या होता है, उदासीन होता है। अब एक चीज गौर करना, जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है कि नहीं होता है। अगर मैं बात करूं H2 की, तो मैं इसको ऐसे डिजाइन करूंगा कि नहीं करूंगा, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, ये H और ये H और ये O, H2O हो गया। अब एक चीज देखना, हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है, प्लस चार्ज। एक हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है, प्लस चार्ज, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, -2 चार्ज होता है। अब ये आया कैसे है, मैं वो भी आपको बता सकता हूँ। हाइड्रोजन आवर्त सारणी में कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है। अगर दोस्तों आपकी आवर्त सारणी पड़ी हुई है तो अपन कुछ इस प्रकार से डिजाइन करते हैं कुछ चीजें, 2 8 8 18 18 32 32। तो अपन इन तत्वों की परमाणु संख्या को भी इसी ऑर्डर में अरेंज करने की कोशिश करते हैं। ये तो 1 नंबर पे आगे कुछ नहीं आएगा। क्या मैं इसको ऐसे डिजाइन नहीं कर सकता, 2 और 6, क्या मैं इसको ऐसे डिजाइन नहीं कर सकता, 2 और 6। और जब भी अंतिम इलेक्ट्रॉन जो अपने पास फ्री इलेक्ट्रॉन है लास्ट के अंदर, अगर वो 4 से ज्यादा है, अगर वो क्या है, 4 से ज्यादा है, तो अपन इसकी जो वैलेंसी है, इसकी जो संयोजकता है ऊपर वाली, ये कैसे निकालते हैं, 8 में से घटा करके निकालते हैं। एक चीज यहाँ गौर करना दोस्तों, आप ये कितनी आई है मेरे पास, यहाँ 6 आई है कि नहीं आई है। अब ये 6 आई है तो अपन क्या करेंगे, 8 - 6 करेंगे, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 2। और आपको पता होगा कि मुझे यहाँ नौबत घटाने की आई है। जब आपको नौबत घटाने की आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस होगा। यहाँ देखना एक बार आप, अंतिम इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ 1 है, तो यहाँ ना तो मुझे घटाने की नौबत आई है, नहीं आई है ना, तो यहाँ चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मुझे पता चला कि यहाँ हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर प्लस चार्ज और इसके ऊपर -2 चार्ज होता है। तो ये प्लस चार्ज और ये प्लस चार्ज, कहने का मतलब 2 प्लस चार्ज और 2 माइनस चार्ज, ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। इसी चीज को प्रूव करके अपने दिखा दिया कि ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव बराबर क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पे बात 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब देखो दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया कि उदासीन हो गया, 0 हो गया ये, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, एक चीज देखना, अब यहाँ मैंने आपको ये बता दिया कि जल क्या होता है, अपने पास उदासीन होता है, उसका मैंने कारण बताया आपको, H+ और यहाँ क्या हो जाएगा, OH-। मैं कुछ इस प्रकार से भी इसको लिख सकता हूँ, लिखने का तरीका ये भी होता है, प्लस से माइनस कट जाएगा, उदासीन हो गया। ये बात सबसे पहले किसने बताई थी, तो ये बात सबसे पहले आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने बताई थी। ये बात सबसे पहले किस आदमी ने बताई थी, उस आदमी का नाम था आर्हेनियस। और आपको अपनी मेमोरी में सेव करना है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ये, मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। अब आगे अपने पास क्या है, मैं आपको बता रहा हूं पानी की संरचना। अब मैं आपको बता रहा हूं पानी की संरचना। पानी की संरचना की बात करूं तो यहां देखना, ये मेरे पास ऑक्सीजन है, ये मेरे पास हाइड्रोजन है और ये मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन है। मैं पानी की संरचना बता रहा हूं, इसको O समझना, इसको H और इसको ये H है। सबसे पहली बात यह है कि इनके बीच में जो बॉन्डिंग एंगल होता है, जो बंध कोण होता है, वो कितना डिग्री का होता है, तो वो मेरे पास जो बंध कोण होता है वो होता है 104.5
0.45 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी इतने डिग्री का मेरे पास कोण बनता है। अब एक चीज देखना, मैंने यहाँ एंगल बताया आपको, ये एंगल कितने डिग्री का होता है, वो होता है 104.45 डिग्री। एग्जाम में प्रश्न ये आएगा कि H2O की संरचना के अंदर बंद कोण कितना डिग्री का होता है, तो 104.45 डिग्री का होता है। अब एक चीज देखना, ये ऑक्सीजन है और ये मेरे पास हाइड्रोजन है, इसके बीच में कुछ डिस्टेंस भी आपको नजर आ रही होगी। इसकी डिस्टेंस जो होती है वो होती है 95.84 पिकोमीटर, 95.84 पिकोमीटर होती है। ये भी अपन को अपनी मेमोरी में सेव करना है। देखो दोस्तों, ये जो डाटा मैंने आपको बताया है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा होते हैं, कहीं ना कहीं से एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसके बाद में डाटा निकल करके आते हैं। जैसे दोस्तों आप मैथमेटिक्स में या फिर किसी भी चीज में आपको टेबल याद करने की नहीं करनी पड़ती है, रटनी पड़ती है ना, उस टेबल से आपको मैथ के सवाल सॉल्व करने पड़ते हैं। तो वैसे ही चीजें ये अपने पास, तो ये डिस्टेंस तो आपको रटनी पड़ेगी, यहाँ कोई समझने का चारा नहीं है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डाटा ये अपने पास कहीं ना कहीं से निकल करके आया है। अब मैं इतना जरूर बता सकता हूँ आपको कि 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है, तो 1 पिकोमीटर बराबर होता है मेरे पास 10 की पावर माइनस 12 मीटर। 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है, 10 की पावर माइनस 12 मीटर होता है मेरे पास। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 10 की पावर माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10। मैं आपको बता रहा हूं आपकी सहूलियत के हिसाब से कि आप गड़बड़ ना करो किसी पेपर के अंदर। तो आपको पता होगा कि 10 की पावर माइनस 10 मीटर को क्या मैं एक एंगस्ट्रॉम नहीं लिख सकता, क्या मैं एक एंगस्ट्रॉम नहीं लिख सकता, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं अपन। तो यहां देखना, ये 95.84 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। मैं ये जो 10 की पावर माइनस 2 है, मैं इसको नीचे ले जा रहा हूं बट्टे के अंदर, बट्टा मैंने 100 लगा दिया। जब मैं यहां से 100 हटाऊंगा तो आपको इतनी तो मैथ आती होगी मेरे हिसाब से, ये ऐसा हो जाएगा डाटा। मैं आपकी सहूलियत के हिसाब से बता रहा हूं, क्या पता एग्जामिनर ये ऑप्शन में ना दे पिकोमीटर और वो आपको एंगस्ट्रॉम दे दे, फिर आप कहोगे कि सर ने बताया नहीं, तो ये हो जाएगा अपने पास 0.9484 एंगस्ट्रॉम। क्योंकि आपको पता है कि 10 की पावर माइनस 10 को अपन क्या बोलते हैं, एक एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। पॉइंट पहली बात तो यह है कि जो H2 है वो किसी एंगल के ऊपर झुका हुआ है, यहाँ आपको सामने दिख रहा होगा। तो जल एक प्रकार का क्या होता है, कोणीय अणु होता है। एक बार एग्जाम में प्रश्न ये आया था कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो आप एक बार प्रश्न को ध्यान से सुनना दोस्तों, प्रश्न एग्जैक्टली आया क्या था पेपर में। पेपर में प्रश्न ये आया था कि पानी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। पहला प्रश्न ये लिखा हुआ था पानी एक कोणीय अणु है, ठीक है। दूसरा प्रश्न ये लिखा हुआ था कि पानी एक अकार्बनिक ध्रुवीय अणु है। तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ था, पानी एक कार्बनिक ध्रुवीय अणु है। चौथा पॉइंट यह था कि कोई नहीं। इसका मतलब सभी के सभी सही है, लेकिन इसमें सभी सही नहीं थे। कोणीय अणु सही है क्योंकि किसी एंगल के ऊपर झुका हुआ होता है, तो ये क्या होता है, पानी एक कोणीय अणु होता है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि पानी एक अकार्बनिक ध्रुवीय अणु होता है। तो पहली बात तो आपको गौर ये करनी है H2O। इस H2O के फॉर्मूले में कहीं भी कार्बन आ रहा है क्या, कहीं भी अगर कार्बन नहीं आ रहा तो ये क्या हो जाएगा, अकार्बनिक। अगर कहीं भी कार्बन नहीं आ रहा तो ये क्या हो जाएगा, अकार्बनिक हो जाएगा। अगर कहीं कार्बन आता तो अपन इसको क्या बोलते हैं, कार्बनिक अणु बोलते हैं। तो जो कार्बनिक अणु वाला ऑप्शन है वो तो वैसे ही हट जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वैसे ही हट जाएगा। इसका मतलब पानी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बनिक ध्रुवीय अणु। अब मैं आपको बताता हूं कि ध्रुवीय अणु क्या होता है। तो ध्रुवीय अणु के बारे में एक बार सोचना आप। ध्रुवीय अणु का मतलब क्या होता है, ध्रुव को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, और ध्रुवीय को अपन क्या बोलते हैं, पोलर। ध्रुव को अपन क्या बोलते हैं, पोलर। ध्रुवीय को क्या बोलते हैं, पोलर बोलते हैं। तो दोस्तों एक बार गौर करना, आप जब किसी बैटरी को काम में लेते हो, एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, टर्मिनल क्या होता है इसका, नेगेटिव होता है। एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, एक टर्मिनल क्या होता है इसका, नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल आप देखते होंगे जल के अंदर भी कुछ प्रकार की अपन को सिनेरियो नजर आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका मतलब ये भी क्या होता है, पानी एक ध्रुवीय अणु होता है। तो मैंने आपको दोस्तों आज बहुत सारे पॉइंट बता दिए हैं, ठीक है। और अपन अब अगला जो पार्ट आएगा इसका वो अपन आने वाले दिनों में करेंगे। आज अपन बस इतना ही करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।